तो मैंने एक सवाल दिया था आपको, अच्छा एक मतलब जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सवाल था, बट ये कि उसका हमने पार्ट ए कर लिया था। अच्छा, पार्ट ए में हमने ये देखा था कि हमने कुछ आउटसोर्स किया था ताकि मैं अपने कोर ऑपरेशंस पे फोकस कर सकूं। तो मैंने जो आउटसोर्स किया था वो क्या था, आईटी ऑपरेशंस। यानी आपको ये भी दिमाग में रखना है कि भाई पूरे जनरल कंट्रोल्स में भी एक हिस्सा आईटी ऑपरेशंस का, जिसमें बैकअप आता है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग आता है, आई थिंक यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट आता है, चेंज मैनेजमेंट आता है, सारी चीज़ें। तो वो हमने, अच्छा फायरवॉल भी आता है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, वो तो पहला पार्ट हो गया था। फिर उसमें हमने देखा था कि भाई ऑडिटर को कहा गया था क्या क्या मैटर कंसिडर करोगे, तो हमने क्या क्या मैटर कंसिडर किए थे ताकि एक रिकॉल हो जाए, क्या क्या किया था उसके अंदर कंसिडरेशन के अंदर। सही, हमने उसको एज ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट किया और फिर हमने उसके सर्विस लेवल एग्रीमेंट रीड किए थे। सही, टाइप 2 रिपोर्ट दे दो तो हमने ये देखना था कि क्या वो ऑडिटर केपेबल कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ताकि मैं उसका काम यूज़ करूँ या ना करूँ। फिर उसमें मुसीबत ये थी कि डिफरेंट पीरियड था, तो उसके लिए भी हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए थे। यस, बोलो बोलो। नहीं, पहले उससे पहले हमें ये देखना है कि भाई जब हमारे पीरियड से वो कंसाइड नहीं कर रहा तो मैं उसके ऊपर अपडेट लूँगा उससे जाके कि भाई क्या कंट्रोल्स आपने आगे के टेस्ट किए हैं, अगर चेंज तो नहीं हुए तो उसकी मैनेजमेंट से पूछ लूँगा, इसकी मैनेजमेंट से पूछ लूँगा। ये सारे प्रोसीजर मैंने इसलिए किए ताकि मैं अपडेट हो जाऊँ 3 पीरियड पे, यानी जो एक क्वार्टर था आई थिंक, एक क्वार्टर में वो नहीं हो रहा था तो हमें उस पर अपडेट लेनी थी। ये सीधे सीधे प्रोसीजर आपके आयजा 402 में लिखे हुए हैं। एक बंदे को तमीज़ है, उसको समझ आती है, वो खोल के वहाँ से छाप देगा। सही ना, आपको पता होना चाहिए सवाल आया कहाँ से, तो आपकी हेल्प हो जाएगी वहाँ से, आपको याद भी होना चाहिए, हेल्प भी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद इसी पार्ट के अंदर पे आपने कहा था रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, तो आपको ये देखना था ना कि यार क्योंकि मेरे पूरे जनरल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन का मतलब ये कि आपकी ऑडिट कंसिडरेशंस क्या होंगी। आपने देखना था पूरे जनरल कंट्रोल अगर आउटसोर्स हुए में कोई भी वहाँ पे हैंकी पैंकी हुई तो मेरे पूरे एफएस का मसला होगा। तो फिर हमें टाइप 2 रिपोर्ट फराम की जा रही है, तो मैंने ये भी देखा था कि उसके कंट्रोल की डिस्क्रिप्शन और उसका कंट्रोल क्या आपस में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी मेरा ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल उसको मैच नहीं कर रहा। फिर टीओसी को भी देखना था, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, वो सारी चीज़ें। तो इस सारी चीज़ें कराने के बाद हमने ये मेक श्योर किया था कि भाई क्या हम उसके काम पर रिलाई करेंगे या नहीं करेंगे। फिर दूसरा पार्ट था उसी से रिलेटेड, वो क्या क्या रहा था इसमें, वो कह रहा है कि भाई एक इशू है ऊपर, उसको पहले एवेल्यूएट करो और फिर बताओ उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या होगी ऑडिट रिपोर्ट पे। आओ देखते हैं। वो कह रहा है इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन इन ए अबव, HOL हैज़ आउटसोर्स इट्स पेरोल प्रोसेसिंग टू पे मार्शल लिमिटेड। अच्छा, पेरोल आउटसोर्स हुआ है, यानी जनरल कंट्रोल्स तो हुए हुए ही थे, एक अकाउंटिंग फंक्शन भी आउटसोर्स हुआ है। सही है जी। अब प्रोफेशनल पेरोल प्रोसेसिंग प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंटायर पेरोल सिस्टम इंक्लूडिंग सैलरी कैलकुलेशन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन एंड, यानी पैसे की माशाल्लाह डिसबर्समेंट भी वो करता है। अच्छा, तो अब हम कहते हैं द फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द एंगेजमेंट मैनेजर। द टाइप 2 रिपोर्ट इशूड बाय द सर्विस ऑडिटर फॉर Type 2 report issued by the service auditor for TPL includes a qualified opinion, यानी उसने कंट्रोल्स पे ओपिनियन दिया है एक्सेप्ट फॉर का, यानी क्वालिफाइड ओपिनियन तो ये ना एक्सेप्ट फॉर कि उसमें कोई मसला है, उस मसले के अलावा बाकी सब सही है। स्टेटिंग दैट IT जनरल कंट्रोल्स वर नॉट सूटेबली डिजाइन एंड वर इनइफेक्टिव। माशाल्लाह, जनरल कंट्रोल फारेग हैं, सही है। in operation to provide reasonable assurance that the control objective would be achieved, यानी अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरी सैलरी कैलकुलेशन सही आ रही हूँ, सही है, यानी उसके अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी चेंज कर सकता है, तो वो जनरल कंट्रोल फेलियर है। इस बात को समझिएगा। जनरल कंट्रोल का मतलब क्या है, मेरा बैकअप प्लान, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, एंटीवायरस, ये सारी चीज़ें, एक्सेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए कह रहा है कि उसने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। आगे सुने। This weakness was particularly evident in TPL's failure to prevent or detect a significant, यानी इसका मतलब यह है कि इन्होंने एंटीवायरस सही नहीं लगाए हुए थे, कोई भी एंटर हो के कोई भी चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, साइबर अटैक, डेटा भी लॉस हो सकता है। तो क्या आप लोग जब ऑडिट कर रहे होते हैं तो आपकी एक असर्शन कंप्लीटनेस भी होती है, डेटा की एक्यूरेसी भी होती है, तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे, कुछ भी हो सकता है। आगे सुने। In a timely manner. As a result, HOL experienced extended system downtime. एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए डाउन टाइम था, यानी सिस्टम अवेलेबल नहीं था। एंड टेम्पररी डेटा लॉस। अच्छा भाई, टेम्पररी बेसिस के ऊपर डेटा भी लॉस हो गया था माशाल्लाह। अब
Although the data backups were eventually restored, the system were only brought back only after 5 days. तो 5 दिन तक मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं था। वो कह रहा है इवेल्युएट करो इशू को जो आउटलाइन किया गया है अबव एंड डिस्कस करो उसकी इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिट रिपोर्ट। आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट से क्या मसला है? वेरी गुड। एक तो जो डेटा मेरा लॉस हो गया है क्या वो सही तरीके से और एक्यूरेटली रिकवर हुआ या नहीं हुआ? यस, 5 दिन का डेटा तो उसका बैकअप कहाँ से आया? वेरी गुड। तो ये आपकी इवैल्यूएशन आ गया। अच्छा, इवैल्यूएशन लिखने का भी तरीका बेहतरीन, यहाँ पे तुमने भी ये बताया, ये भी यही बता रहे हैं। इवैल्यूएशन लिखने का तरीका ये है ना, सवाल से सिचुएशन को उठाया और आपने बोलना ये है कि भाई सिंस द मैटर इज रिलेटेड टू द जनरल कंट्रोल्स ऑन द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, दिस इज नॉट ओनली अ मटीरियल बट परवेजिव मैटर। पूरा आईटी का हिसाब किताब है ना, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। दिस मैटर इज परवेजिव, आई थिंक ऐसा है। तो आई बिलीव कि आपने ये लिखना है कि भाई क्योंकि आपके जो कंट्रोल्स लगाए हुए थे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट में, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि टाइमली बैकअप हो जाए, ऐसा ही है ना। तो कंट्रोल क्या होना चाहिए था? रेगुलर बैकअप्स, ऐसा ही है ना। अच्छा, फिर एक क्या था? सिक्योरिटी। वेरी गुड, सिक्योरिटी हमारे ऑब्जेक्टिव थे। पर क्या इसके ऊपर हम एंटीवायरस लगा सकते थे कंट्रोल? ऐसा ही है। फिर हमने इसके ऊपर एक कंट्रोल लगाया हुआ होगा बैकअप अरेंजमेंट्स का। यस, डिजास्टर रिकवरी प्लान, डीआरपी। ओ भाई ये तो है ही नहीं। तो अगर यही नहीं है तो एंटिटी की कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस कैसे इंश्योर होगी? और आप उस कंपनी का ऑडिट करने हो जहाँ पे ये डेटा फारिग हो गया है। तो अब इसके दो तरीके होते हैं, दो हिस्से निकलेंगे इसके रिपोर्टिंग के। पहला, या तो हुआ क्योंकि इवैल्यूएशन है ना, क्योंकि वो कह रहा है वापस तो आ गया डेटा। अब होता ही है, मेरे ऐसे क्लाइंट्स पे हुआ भी है, 2 क्लाइंट्स पे हुआ है ऐसा कि ये साइबर अटैक हुआ था और डेटा लॉस हो गया। तो हम ये कहते हैं जब तक डेटा लॉस नहीं हुआ था, जब तक डेटा, तो उस वक्त का आप जीएल निकालें, सही है, और वहाँ के मुझे बैलेंसेस दिखाने, चाहे पीएनएल के हों चाहे बैलेंस शीट के हों। क्या मुझे उसके ऊपर एक्सटेंडेड काम करना पड़ेगा? ये तो वो फिर मैं बोलूँगा जो फॉर द पीरियड की आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको मैं एक अच्छी एक्सटेंड तक वेरीफाई करूँगा। अच्छा, फॉर द पीरियड का मतलब ये 5 डेज, ऐसा है। और फिर ये जो बैकअप आया आपके पास, आप रिकंसाइल करोगे कि इसमें इसको मिलाऊं तो क्या मेरा आंसर उन बैलेंसेस की इक्वल आता है या नहीं आता। इसको हम कहते हैं सब्सटेंटिवली अपने लॉस डेटा को वेरीफाई करना। मैं सिंपल क्या किया था हम लोगों ने, बताता हूँ। मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने क्लाइंट को बोला भाई आपका डेटा लॉस हो गया ना, मुझे ये देखना है कि रिकवरी सही हो रही है नहीं हो रही है, रिकवरी सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आपका ये साइबर अटैक से पहले का जो जीएल है ना वो आप निकाल लें, उसमें बैलेंसेस आ रहे होंगे। एग्रीड? ऑनलाइन वाला जल्दी बताओ, ये बात समझ आ रही है? उसमें बैलेंसेस आ रहे होंगे। मैंने कहा पहले मैंने रिट्रीव करके देखा, रिट्रीव का मतलब है रिकॉल करके देखा डेटा, क्या यही लाइन वाइज जो मेरा डेटा आ रहा है और मेरा जो बैकअप है मैंने वी लुकअप लगाया, क्या वी लुकअप से एग्जैक्ट बैलेंसेस मेरे मैच करने चाहिए? बिल्कुल मैच करने चाहिए। तो ये क्या मैं इंश्योर कर रहा हूँ? डेटा की एक्यूरेसी, डेटा की कंप्लीटनेस। तो ये सारे काम किए मैंने। फिर मैंने कहा 5 दिनों का जो डाउन टाइम था उसकी ट्रांजैक्शन को अलग वेरीफाई किया। फिर मैंने कहा उसके बाद से कहानी सही चल रही है या नहीं चली। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर जनरल कंट्रोल फेलियर है भी तो उसके बाद रिकवरी हो सकती है। पर इस सवाल में क्या मुझे बताया गया कि एक्यूरेट रिकवरी हुई है नहीं हुई है, या फिर अब दोनों बातें करनी है? दोनों बातें करनी है। तो मैं तुम सबसे पूछता हूँ, इतनी सारी बातें करने के बाद अगर ये रिकवरी हो गई और बिल्कुल सही हुई हो, मैंने बहुत काम किया, मेरा ओपिनियन क्या होगा? अनमॉडिफाइड होगा, लेकिन क्या आएगा? कैम। क्योंकि आपने 700 में पढ़ा होगा ना कि जो मैटर की ऑडिट मैटर होता है वो एम्फेसिस नहीं हो सकता। एम्फेसिस का तो डिस्क्लोजर आता है ना, मैटर इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस। ये तो नहीं ना, ये तो मोस्ट फंडामेंटल है। यस, पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से बताओ। मोस्ट फंडामेंटल उसमें तो क्या मानना चाहिए? चलो मजे की बात इधर, मैं अगर तुमसे ये पूछूं
कि यार आपको सबूत ही नहीं मिल रहा, पता ही नहीं लग रहा कि क्या है, तो इम्पैक्ट इज मटीरियल और परवेजिव, तो फिर इस पर क्या एडवर्स दो कि डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। ये तरीका था। कितने लोगों ने पिक कर लिया था जल्दी बताओ? अब्दुल रज़ाक, शुएब, वेरी गुड यार, बेहतरीन। जानी ये पिक हो गया था, बेहतरीन यार। अभी मैं इससे डिस्कस कर रहा था अली से कि वो बता रहा था कि बच्चे का पेपर आया था, तो उसने क्या यूट्यूब से पढ़ा था। तो यार मतलब आई एम अमेज के यार यूट्यूब से पढ़ के बच्चा C5-6 का पेपर दे कैसे सकता है? मुझे बताओ इसमें कितनी डिटेलिंग है। अब अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स नहीं लिए हुए, आपको नहीं पता, पेपर पास ही नहीं कर सकते। तो वो बता रहा क्या उस बच्चे को यूट्यूब से पढ़ के समझ ही नहीं आया कि एज 600 में लिखना क्या, जबकि मैंने इससे डिस्कस किया, इसने बोला सर सीधी सीधी बात है, भार सब्सिडरी मैं देखूंगा उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। ये फैक्टर्स नहीं सिखाए थे आपको मैंने कि एक भार सब्सिडरी वी नीड टू नो ना कि उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, ट्रांसलेशन रिस्क है। तो मैंने तो आपको इतना ईजी करके बताया कि भाई ओवरऑल रिस्क देखो ना, जैसे नॉर्मल एंटिटी का देखो, खाली उसको कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर दो और ये देखना कि क्या मैं वहाँ खुद जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, क्या वहाँ से डेटा आ पाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। ये कितनी बातें की हमने। अबे इतना मवाद था लिखने के लिए, फ्री के नंबर थे। पर अगेन इफ़ आपने अगर तमीज़ से नहीं पढ़ा तो मतलब नहीं पढ़ा, गया हाथ से वो मामला। सही है, तो ये है। तो प्लीज़ आपने फोकस होकर एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। चले मैं इसको रीड भी कराता हूँ आपको। हमने कहा TechPro is a service organization implements maintain IT general controls over the information relevant to HOL financial reporting. The Type 2 report issued by the service auditor means for HOL auditor to obtain audit evidence about the controls at the, ये मैंने अपने दिमाग से लिखा या ऑल टुगेदर ये सवाल में ही गिवन है, सवाल में ही गिवन है। हेलो, हाँ हाँ हम्म हम्म हम्म। अबे यार भी तो मैं क्लास में हूँ ना, मैं कॉल करता हूँ, रुक जा, मुझे कॉल करता हूँ। हम्म, सही है, चलो चलो सही है, ओके। यार सही पैसे लेता है, अच्छे बना देता है मेरे कपड़े इधर चलो आगे सुनो। अब फिर हमने कहा क्वालिफाइड ओपिनियन इन द टाइप 2 रिपोर्ट स्टेटिंग द कंट्रोल्स इंक्लूडिंग आईटीसी वर नॉट सूटेबली डिजाइन, डिड नॉट ऑपरेट इफेक्टिवली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स इज अ सिग्निफिकेंट इशू। देखो हमने वही बात की थी जो उससे सवाल से निकाल के बताया, ये बहुत सिग्निफिकेंट इशू है। जनरल आईटी कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट सपोर्ट the effective functioning of the application control. Ineffective ITGC indicate potential weakness that could affect the accuracy, completeness and authorization of transaction processed by the TechPro system. ऐसा ही है। The occurrence of significant cyber attack system downtime and the temporary data loss demonstrate the consequences of ineffective IT controls and threatens the achievement of the control objective. While the data was ultimately restored, the downtime and the potential data loss during the outage and direct indicators of a control failure. हमने कहा कि भाई इसके बाद if the auditor after performing additional procedure substantive testing test of control is able to obtain sufficient appropriate audit regarding the accuracy of the affected financial statement assertions in completeness accuracy, सारी assertions को verify कर लिया उसने, जो मैंने अभी आपको बताया। Auditor would express an, however the auditor may consider including it as a key audit matter. Further, if the auditor is unable to obtain required audit evidence, it would be a regarding ineffectiveness of IT general control, whether data restored is accurate or not. This affects the entire reporting system and is not limited to the specific assertion, not confined to a single element. Therefore, its effect is both material and therefore the auditor would express a, if the effect of lost data can be quantified and is only limited to specific elements of the financial statement, then the auditor may consider expressing a, अगर तो कुछ हो सकता है पर हमें तो, हम तो कह रहे हैं हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो हम किस पे रखेंगे, डिस्क्लेमर पे। सही है। अच्छा फिर दूसरे में कह रहा है इसी पार्ट में, PML has neither provided type 1 type 2 report, the total amount of salaries and other benefits 95 million है, whereas the profit before tax कितना है 900। तो मैं 95 को अगर 900 से डिवाइड करूं तो परसेंटेज बताते हो कितनी आती है? परसेंटेज बताते हो यानी कितनी आती है? 95 डिवाइड बाय 900, 10 पॉइंट
6%। अच्छा वो बोल रहा है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट नहीं दी उसने, तो इसका क्या मतलब है? मतलब मैं क्या समझूं उसको, समझ क्या आ रहा है? यानी आप कह रहे हैं उसके लिए कोई एश्योरेंस नहीं है हमारे पास, ऐसा है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों आपका क्या ख्याल है अब्दुल्ला, ऐसा है? तो इस केस में क्या करना चाहिए? अच्छा तो इसका मतलब ये स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है ना? हाँ यानी हाँ वेरी गुड, ये बात ये सही बोली ना। तो भाई इसका टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट अगर नहीं दे रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं खुद जाके करूँगा, किसी और ऑडिटर को लगाऊंगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ पे ये स्कोप लिमिटेशन, एग्जामिनर ने कमेंट्स में लिखा है कि बच्चों ने इस पर स्कोप लिमिटेशन लिख दिया। देखो पढ़ के समझ आ रहा है ना कि भाई टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ना होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि एविडेंस नहीं है, तो आप जाके खुद काम करेंगे। अब यहाँ पे पूछेंगे कौन से कंट्रोल्स लगाए हैं, भाई मुझे टेस्ट कराओ। यहाँ पे या जो लोकल मैनेजमेंट है वो भी बताती है ना, यूजर एंटिटी, उनको तो पता होता है। मैं पूछूंगा कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स कौन से हैं आपके पास जो उसको मिटिगेट करते हैं, वो सारी चीज़ें। आओ देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आइदर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट डज नॉट मीन द ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन leading to a modified opinion. The implication is primarily to the user auditor audit procedures. The user auditor must perform alternative substantive audit. Therefore, if the auditor cannot identify material misstatements, salaries, wages and other basis, the auditor will have to express an unmodified opinion. तो ये हिसाब किताब है, सही है। तो देखो मुझे नहीं लगता कि कोई उसने इतना मुश्किल पूछा है, आपको अगर आता है इजी था, आपने पिक करके लिखना है टकाटक, क्लियर है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, क्लास में कराऊंगा मैं, सही है। चलें अब आपको एक तरकता भरकता हुआ एक चीज़ सिखाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ क्लाइंट की। उस पर एक सवाल भी आया है, मज़े की बात तो ये है, देखते हैं। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। चलें जी, आप मुझे बताएंगे, मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा। अच्छा मेरा एक XYZ क्लाइंट है, नाम नहीं ले सकते, उसने मुझसे ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया। अच्छा उसको दहशत इसलिए होती है क्योंकि वो फिर कर लेता है तो मैं गलती निकालता हूँ तो उसकी बेइज्जती होती है, तो वो कहता है कि भाई पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कर लो फिर अकाउंटिंग कर लेता हूँ। अच्छा वो मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं होती, अदरवाइज तो एडवोकेसी थ्रेट हो जाएगा ना, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी तो नहीं करनी है। मैंने बोला मेरे हिसाब से ही है, आप अपना ओपिनियन ले लें। तो आपको पता है ना कि ऑडिट के अंदर अकाउंटिंग सजेशंस तो चलती हैं, सजेशन दे सकते हैं, पर ये नहीं कि आप उसको लिख के दे दें कि भैया अकाउंटिंग कर ले, सही है। तो वो पूछता है, तो ये एथिक्स में भी सीखेंगे, वो आपने वैसे भी बचपन में भी सीखा हुआ है कैफ में। आगे तो XYZ क्लाइंट है मेरा, वो मुझे कह रहा है यार हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं जिसमें हम एक ABC बैंक है, सही है, उसको कुछ मैनेज्ड सर्विसेज देंगे। बोल रहा है मुझे इसकी अकाउंटिंग बता दो। मैंने कहा भाई क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दिखा यार, मैनेज सर्विसेज में आ क्या कह रहा है पहले ये तो बताओ, सही है। हाँ उसने कहा कि भाई हम इनको मैनेज सर्विस प्रोवाइड करने के लिए IT सर्वर खरीदेंगे। अच्छा IT मैनेज सर्विस का मुझे को मतलब समझ आने लगा कि यार मैनेज सर्विसेज का तो मतलब ये है कि मैं उसको डेटा बैकअप प्रोवाइड करूँगा, उसको डेटा बैकअप प्रोवाइड करूँगा। अच्छा मैंने कहा IT सर्वर खरीदेंगे, मैंने कहा और मैंने कहा उसको हम एक स्पेस देंगे जिस रैक के ऊपर वो चीज़ें रखी जाएंगी, ऐसा है। अच्छा फिर मैंने कहा और बताओ, फिर उसने कहा कि हम उससे एक फ़ी लेंगे, सही है, मैनेजमेंट फ़ी। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। उसने कहा ये टोटल जो कुल मिला के बन रहा है ना, ये 600 मिलियन बन रहा है। कितना बन रहा है? 600 मिलियन। ऑनलाइन मेरी बात समझ आ रही है, ये 600 मिलियन बन रहा है। अच्छा उसने बोला मैं एक काम करना चाहता हूँ कि जैसे ही ये ट्रांजैक्शन होगी ना मुझे एडवांस में पैसे मिलेंगे। तो वो बोल रहा है कैश डेबिट करूँगा
और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करूंगा। कौन कह रहा है ये? क्लाइंट। सही है। मैंने कहा फिर क्या करेगा? उसने बोला क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ये? लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कहते हैं ना IFRS 15 में, नहीं, इसको IFRS 15 में इसको आप रिकॉर्ड करेंगे ओवर द पीरियड। याद है? जब सामने वाला साइमल्टेनियसली सर्विसेज को रिसीव करे, अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है, ऐसा है कुछ IFRS 15 में, तो क्योंकि हमने तभी तो स्पेशलाइज एरिया खोला हुआ है मैंने, तभी तो मैं सारे सवाल कर रहा हूँ स्पेशलाइज के। सुने, ये तो ये बात हो गई। मैंने कहा भाईजान ये थोड़ा सा ना मिसकॉन्सेप्शन है। मैंने कहा पहले ये बताओ, ये जो IT सर्वर्स हैं ये आप खरीदोगे, ऐसा है? ये आपके PP में आएंगे? बोला हाँ भाई वो तो खरीदने के है ना, मैं तो आगे देने की बात कर रहा हूँ ना। मैंने कहा नहीं, इस बात को समझो। दिस कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो तुम्हारा दिमाग ऐसा कभी किसी का बाप नहीं पहुँच पाए यहाँ पे। सुनना, मुझे लगता है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज। अब ये बंदे को कैसे पता लगेगा? देखो लीज की डेफिनेशन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू कन्वे अ राइट टू कंट्रोल द आइडेंटिफाइड एसेट। यही डेफिनेशन है। हाँ या ना में जवाब दो। कोई गलत बोला है इसमें? मैंने एक शब्द गलत बोला हो, जल्दी बताओ। अ कॉन्ट्रैक्ट टू कन्वे या कंट्रोल द राइट ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैं सामने वाले बंदे को कंट्रोल दूंगा उस एसेट को यूज करने का, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। मैंने उससे पहले ये पूछा, मैंने कहा ये क्या है भाई, इसके क्या करोगे? उसने बोला भाई ये तो हमारे हैं। तो मैंने कहा भाईजान इसके जो आप पैसे लोगे ना, इसकी अकाउंटिंग बराए मेहरबानी आप IFRS 16 की करना। उसने बोला समझ ही नहीं आई। तो अच्छा वो पता है क्या चाह रहा था? वो चाह ये रहा था कि ये जितने भी सर्वर वगैरह ना COGS में डालेगा और सेल बुक कर लेगा ताकि उसका GP दिखे। अच्छा मैंने कहा GP क्यों दिखे? तो बोल रहा यार हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, KPI है। तो याद है फ्रॉड रिस्क फैक्टर में देखते हैं KPI, पूछो उससे KPI क्या है, तो ये फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग करता ना वो। बात समझ आई? तो मैं वहीं पकड़ लिया मैंने कहा भाई क्या कर रहा है यार, कि तू अपने KPI के चक्कर में अकाउंटिंग क्यों गलत कर रहा है? यानी उसका मकसद पता है क्या था? वो पूरी COGS चार्ज करवा के इसको रेवेन्यू में दिखाना चाह रहा था। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जल्दी से दिमाग में कुछ बैठा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो मैंने कहा भाईजान पहले तो आप इसको निकालेंगे और ये है फाइनेंस लीज। बोल रहा है ये क्या ज़्यादती है, फाइनेंस लीज क्यों है? मैंने कहा आप मुझे बताएं सर्वर की लाइफ कितनी है? उसने कहा 6 साल। और मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट कितना है? उसने बोला 5 साल। तो मैंने कहा आप कौन है? उसने बोला लेसर। तो बोला नहीं मैं लेसर नहीं। मैंने कहा आपने खुद ने मुंह से बोला है लेसर हो। तो मैंने कहा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं ये दो तो मान सकता हूं कि आपका रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, इसकी अकाउंटिंग जो है, जो आपको पैसे मिलेंगे, इसकी कौन सी होगी? लीज की अकाउंटिंग होगी। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? जल्दी से मेरी जान मेरे बच्चों जल्दी बता दो, बात समझ आ रही है? क्लैरिटी के साथ आ रही है? जल्दी बताओ। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? तो अच्छा इसका मतलब है मुझे 600 मिलियन नहीं मिलेंगे? भाई मिलेंगे पर उसकी अकाउंटिंग अलग होगी, उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। पहले बताओ बात समझ आती है? ट्रिकी था ना, पर गेम समझ। देखो अगर मैं आपको बताता ही नहीं, आप फंस जाते हैं यहाँ पे। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब ऑडिट कर रहे होते हो ना, तो ये देखनी होती हैं चीज़ें। अब जाहिर सी बात है आपका एक्सपोजर वो नहीं है, क्योंकि मैं तो फिर इस डायरेक्टर लेवल पे आ गया, तो मुझे पता है कि भाई कैसे देखनी है चीज़ें। वो भी सीख जाओगे, पर सीखने ही तो बैठे हो ना आप। भाई चैलेंज करो, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज तो नहीं है? तो है। अच्छा एनीवेज, फिर जब ये हिसाब किताब हो गया, मैंने कहा बेटा अब इस पर आ जाए, स्पेसिफिक रैक के ऊपर। ये भी तो जगह है जिस पे तो चीज़ें रख रहा है, इसके भी तो पैसे ले रहा है। इस पर उसने होशियारी की, उसने बोला भाई मैं कभी सर्वर उठा के यहाँ से वहाँ कर दूंगा, यहाँ से वहाँ कर दूंगा। तो आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। आइडेंटिफाइड एसेट आपने कितने लोगों ने ये लीज में पढ़ा हुआ है? सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स, है ना? कि सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स हो तो वो आपकी लीज नहीं है।
क्योंकि वो इधर उधर कर सकता है, तो आइडेंटिफाइड एसेट नहीं ना, लीज की डेफिनेशन से बाहर हो गया। तो मैंने कहा सही है भाई, इन दोनों का तू रेवेन्यू बुक कर, उसकी लीज अकाउंटिंग कर, उसमें सिर्फ तुम्हें अलाउड है फाइनेंस इनकम बुक करना। क्या इनकम बुक करना? फाइनेंस इनकम। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? जल्दी से मेरी जान, जल्दी से, वो भी क्लैरिटी के साथ। अच्छा, अब हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, द ट्रिकी थिंग्स, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया उसको, सुने। अब मैं आपसे ये पूछूं, अब मुझे अगर प्रोसीजर लिखने हो तो मैं IFRS 16 के भी लिखूंगा और रेवेन्यू के भी लिखूंगा, ऐसा है? पहले डिस्कशन करूंगा ऊपर कि भाई इसमें तो लीज है, इसकी अकाउंटिंग लीज की होनी चाहिए, ना कि रेवेन्यू की। और अगर रेवेन्यू बुक हुआ होगा तो उसमें लिखूंगा डिस्कशन में कि उसके रेवेन्यू को क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। देन हो गया मेरे बच्चों, जल्दी बताओ, बात समझ आती है? जल्दी से स्पेसिफिकली बताओ, क्लैरिटी के साथ। क्लियर है? ओके। अच्छा, तो अगर मैं IFRS 15 की बात करूं, 16 सॉरी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुझे अगर IFRS 16 के प्रोसीजर करने हैं तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि ऑब्टेन करूँगा कॉन्ट्रैक्ट एंड इंस्पेक्ट करूँगा टर्म्स टू असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट contains the lease or not। यही करोगे? पहला प्रोसीजर हो गया। अच्छा, अगर तो लीज है, अगर तो लीज है तो क्या आप ऑब्टेन करोगे लीज पेमेंट शेड्यूल? लीज पेमेंट शेड्यूल होता है ना, इस वक्त पैसे दूंगा, तो या तो मैं उसको रेवेन्यू के तौर पे, देखो दो तरीके हैं ना, कितना बेवकूफ़ाना अकाउंटिंग है, पूरा रेवेन्यू पूरी कॉस्ट ऑफ सेल, जबकि उसको ओवर द पीरियड बुक होना चाहिए इनकम, फाइनेंस इनकम के तौर पे, क्योंकि ये एसेट जो आपने लगाया ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ऊपर की कमाई क्या है, फाइनेंस कॉस्ट, वो अकाउंटिंग होनी चाहिए थी। वो क्या कर रहा है, जो 600 मिलियन है ना, वो सूद के साथ पैसे है ना, उसको तो स्प्रेड होना चाहिए, सही है ना, जो ऊपर जो भी उसका कंपोनेंट बनता है। तो मुझे बताओ, अपनी लीज पेमेंट शेड्यूल एंड कंपेयर पेमेंट्स अपीयरिंग इन, कहाँ आ रही होंगी, कॉन्ट्रैक्ट टू असेस, हाँ नहीं तो हम लीज जब बनाते तो हम देखते हैं ना कि आगे और कितना चलेगा, उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना। याद है एक्सटेंडेड लीज पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट, ये तो 1 साल की पेमेंट है ना, 600 मिलियन। भाई जल्दी बताओ, ऐसा है ना मेरे बच्चों, ये तो 1 साल की है ना, तो भाई आगे वाले की भी तो प्रेजेंट वैल्यू लोगे ना, अकाउंटिंग तो वैसे होगी। और इसकी 600 मिलियन जो भी ये आ रहा है, इसकी तो अकाउंटिंग नॉर्मल चलेगी, 600 मिलियन में से उसको हटा दो तो बाकी नॉर्मल है, सही है? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, बात समझ आती है मेरे बच्चों? दोनों को अलग लेके चलना है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्टेन लीज पेमेंट शेड्यूल एंड कंपेयर पेमेंट्स अपीयरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट टू असेस एक्यूरेसी ऑफ द पेमेंट्स। चलें, ये बात आ रही है, वेरी गुड। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करें, इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट नहीं, उसके लिए इंक्रीमेंटल, हमारे लिए इम्प्लिसिट। तो अगर मुझे ये करना हो, वेरीफाई रेट ऑफ रिटर्न, सही है, फ्रॉम द फंड्स इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। भाई मैक्सिमम इस कंपनी को वो रिटर्न तो चाहिए होगा ना जो ये बैंक से कमा रही है, ऐसा है? तो यूजुअली कंपनी जब ऐसी ट्रांजैक्शन में कर रही होती है ना, वो वैक ले रही होती है अपना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें लैंडर और इक्विटी होल्डर दोनों का रिटर्न होता है। तो मिनिमम उतने तो कमाओ ना जो पैसे फंसा रहा हूँ, तो वही आ गया, फंड्स इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। फिर क्या करेंगे, रिकैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स
टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेंगे? सही बोला था तुमने अभी, NIFL। अच्छा तो मुझे बताओ, क्या मैं असेस करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट? क्योंकि आपने तो कॉम्बो बनाया ना पूरा, तो आप इसमें फेयर वैल्यू ऑफ एसेट भी असेस करोगे ना, क्या वो सही थी या नहीं थी, बाय इंस्पेक्टिंग परचेज डॉक्यूमेंट्स। ऐसा है? अच्छा ये तो सारे आपके IFRS 16 के प्रोसीजर होगा, फिर आखिर में इवेल्युएट करेंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विथ, हाँ भाई, IFRS 16। ये तो ये बातें हो गई। अच्छा क्या ये प्रोसीजर्स काफ़ी हैं या आप लोगों ने फिर अभी ये रेवेन्यू पे भी लिखना है? अच्छा रेवेन्यू पे स्पेसिफिक लिखने, फिर आप बोलोगे वी विल मेक श्योर द एडवांस रिसीव्ड हैज बीन पार्क्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और नॉट, ऐसा है? और फिर असेस द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड विल मेक श्योर एंड रीकैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेवेन्यू। IFRS 15 के आ गए, ऐसा है? और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट में एक्नॉलेजमेंट देख लेंगे जो सर्विस एक्सेप्टेंस होती है, कि क्या वो वाकई में उसको एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, अकरेंस के लिए बेसिकली। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है जल्दी से? हाँ वो भी लिख सकते हो आप, ये इंस्पेक्ट कर लो, आप इंस्पेक्ट कर लो, मेक श्योर कर लो कि आपका IT सर्वर डी रिकॉग्नाइज हुआ या नहीं हुआ। पहले बताओ यहाँ तक बात की क्लैरिटी है? ऑनलाइन जल्दी बता दो, बात समझ आती है? तो ये एक चीज़ थी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है डेफिनेशन आप लोगों के लिए वापस से, सही है ना? इसके रिलेटेड प्रोसीजर मैंने यहाँ लिख दिए IFRS 16 के, सही है? अच्छा अब ये एक सवाल है, ये देख लो कितना सा सवाल है 17 और 8 कितने हो गए? तो भाई 25 नंबर का सवाल आया था ये। अब देखते हैं इधर, योर फर्म इज द, अच्छा पहले तो ये देख लो कि भाई यहाँ पे सेल ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट दिया हुआ है और ये फिर रिवर्स भी हुआ हुआ है, यानी ये बुक हुआ और ये क्या हुआ हुआ है, रिवर्स हुआ हुआ है। तो टेक्निकली टेस्टिंग इक्विपमेंट ये इन दोनों का रेवेन्यू बुक हो रहा है, सही है? इसको पहले समझना था। आगे मैंने कहा योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ शिफा इक्विपमेंट लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। SEL supplies testing equipment and produces testing kits which are used by the clinical laboratories for diagnostic procedures। अच्छा यानी वो दो चीज़ें सप्लाई करता है, एक इक्विपमेंट और टेस्टिंग किट्स। SEL imports द टेस्टिंग इक्विपमेंट, अच्छा अगर रिस्क का सवाल तो रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट आ जाता, बट मैन्युफैक्चर द टेस्टिंग किट इन हाउस। टेस्टिंग इक्विपमेंट सोल्ड बाय SEL इज ओनली कंपैटिबल विद द टेस्टिंग किट्स प्रोड्यूस्ड बाय द, यानी वो टेस्टिंग इक्विपमेंट चलता ही तब है जब इसकी किट यूज होगी, एक ही कंपोनेंट, सही है? आगे टेस्टिंग किट्स आर कंज्यूमेबल आइटम्स, जाहिर सी बात है वो यूज होकर खत्म हो जाती है ना, फॉर अ लेबोरेटरी विद द टेस्टिंग इक्विपमेंट इज एन एसेट विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years। अब तक तो कहानी चल रही है। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड SEL बिजनेस, अ न्यू सेल स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन, यानी आप किस साल का ऑडिट कर रहे हैं? 30 सितंबर 2023, आपके पीरियड में आ रहा है ना, न्यू सेल स्कीम आई है। SEL मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड द सेटिंग अप अ न्यू लेबोरेटरी रिक्वायर सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्पेशली फॉर टेस्टिंग इक्विपमेंट, यानी कोई बंदा अभी लेबोरेटरी खोलना चाहे तो उसके लिए तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, यानी इनिशियल कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए इन्होंने कोई हल निकाला है। टू फैसिलिटेट सेटिंग अप न्यू लेबोरेटरीज, SEL ऑफर टेस्टिंग इक्विपमेंट विदाउट एनी पेमेंट, यानी फ्री में दे रहा है, सही है? कंटिंजेंट अपॉन गारंटीड परचेज ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी वो बोल रहा है कि भाई मैं आपको टेस्टिंग इक्विपमेंट दूंगा फ्री में, सब्जेक्ट टू के आप मुझसे टेस्टिंग के 5 सालों के लिए परचेस करेंगे ही करेंगे। अच्छा लाइफ कितनी थी एसेट की? ये कितने टाइम के लिए दे रहा है? 5 साल के लिए। ये उसके बाद वापस आएगा, ये उसके बाद वापस आएगा, नहीं भी आया तो सेल हो जाएगी। आगे SEL believes that this initiative will help in generating stable and regular cash flow for its business. Other key features of this scheme are as follows. सुनिए, अच्छा पहले बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर है?
ऑल्दो वेरी टेक्निकल। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बात क्लियर आ रही है, समझ आ रही है? कामरान, शुएब, अब्दुल रज़ाक, जल्दी, अब्दुल्ला, क्लियर है? ये बेसिक बात है अभी। चलें आगे। अब द प्राइस ऑफ द टेस्टिंग किट सोल्ड अंडर दिस अरेंजमेंट इज हायर कंपेयर टू द रेगुलर स्टैंड अलोन प्राइस। इससे क्या मतलब निकलता है? तो भाई देखो, ये कह रहे हैं अली के वो मशीन भी तो साथ दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो मशीन की रिकवरी कर रहा है। किसके ज़रिए? टेस्टिंग किट के ज़रिए, यानी इंसान का बच्चा बन के बेचे वो फिर। तो इसका मतलब ये है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कंटेनिंग अ लीज टाइप। तो लीज रेंटल कैसे आएंगे फिर? वेरी गुड, स्टैंड लोन प्राइसेस को उससे कंपेयर करोगे तो जो इंक्रीमेंटल है वो क्या है? लीज रेंटल है। और भाई वो गारंटीड परचेज का मतलब ये है कि वो कंट्रोल उसको दे रहा है ना, राइट दे रहा है उसको, तो सारे बेनिफिट्स तो वही ऑब्टेन करेगा। तो क्या ये लीज की तरफ जाते हुए कहानी दिखती है? पर इन भाई ने क्या किया है, इन भाई ने क्या किया, पहले रेवेन्यू बुक किया और फिर उसको डिस्काउंट के नाम पे रिवर्स कर दिया। बात समझ आ रही है? चलें ओके। अब द एग्रीमेंट इज नॉन कैंसिलेबल अंडर अ पेनल्टी इज इम्पोर्ड इफ कमिटमेंट क्वांटिटी ऑफ टेस्टिंग किट इज नॉट परचेज ओवर पीरियड ऑफ, यानी सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड वो लेके जा रहा है। अच्छा, SCL रिटेन टू राइट द कवर द टेस्टिंग इक्विपमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी वो कह रहा है कि मैं टेस्टिंग इक्विपमेंट वापस तब लेके आऊंगा जब 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 वो डिफॉल्ट करेगा, जब वो क्या करेगा? डिफॉल्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है, आपको नहीं लगता कि ये मैन्युफैक्चर डीलर लेसर है, यानी इसने टेस्टिंग इक्विपमेंट बेच दिया पे किस्तों पे, तो उसकी सेल रिकॉर्ड रहनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए? फिर पूछता हूँ, सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में डेबिट होना चाहिए NIFL। और वो पता है क्या कर रहा है? टेस्टिंग इक्विपमेंट का रेवेन्यू बुक कर जाएगा सब पे, जबकि इसमें से एक हिस्सा फाइनेंस कॉस्ट का है और एक हिस्सा प्रिंसिपल रिकवरी का है। मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? जल्दी से बताओ, याद आ रहा है आपका मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर? ये वो कॉन्सेप्ट टेस्ट किया इसने यहाँ पे, पर कितना घुमाया है। अब एक बच्चे को अकाउंटिंग नहीं आती, वो मतलब उसका बाप भी नहीं कर सकता ये सवाल सॉल्व, इतना मुश्किल है। लॉजिकली बात समझ आई? दिस इज द रीजन दैट आई एम डूइंग इट इन क्लास। अच्छा, अब ओवरऑल पहले एक साथ यकजहती के साथ बता दो, सिनेरियो समझ आ रहा है कि सिनेरियो क्या? देखो वो सिंपल टोपी ड्रामे कर रहा है, उसने ट्रांजैक्शन को ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि वो लगे कि सेल ऑफ इक्विपमेंट है ज़्यादा पैसे पे और सेल ऑफ किट से ज़्यादा पैसे पे, जबकि उसके अंदर एक पैसे किसके हैं? लीज के। तो आई थिंक कि वो जो इंक्रीमेंटल है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू से लीज की सेल बुक होनी चाहिए और बाकी NIFL की रिकवरी होनी चाहिए सूद के साथ। वो पता है क्या कर रहा है? वो सिर्फ ये कर रहा है कि सालों साल पूरी सेल बुक करेगा सिर्फ किट की, उसकी सेल बुक ही नहीं कर रहा है। जबकि हमें क्या करना है? आज के आज उस टेस्टिंग इक्विपमेंट की सेल बुक करनी है और उसके ऊपर आने वाला सूद बुक करना है ओवर द पीरियड। उसने क्या किया? आज सेल वेल बुक नहीं की और उसने बोला जितने भी पैसे आएंगे ना जो लीज के भी होंगे उसको भी रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा। जबकि वो गलत है या सही है? गलत है। वो सेल अमाउंट नहीं, वो आज की सेल है, वो फ्यूचर में रिकॉर्ड करेगा। हम क्या कह रहे हैं? टेस्टिंग इक्विपमेंट आज बेचा है पर लीज पे बेचा है। क्लियर है? ओके। अब SCL मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग शेड्यूल। फिर वो नीचे बता रहा है दिस हैज रिजल्टेड इन exponential increase in business in the previous year and only 20 testing equipment and 146,000 kits were sold। यानी वो देखो क्या क्या रहा है, दिस इज एक्सेप्शनल इंक्रीज इन बिजनेस। हालांकि पिछले साल सिर्फ 20 किट बिकी थी, आगे इस साल कितनी बिकी हैं? यानी डबल। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है आपको, ये रहा। फर्दर मोर एक्सेस फंड्स इन्वेस्टेड बाय SCL अर्न एनुअल रिटर्न ऑफ, ये याद है अभी बताया था, रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले बताओ, ये सवाल करके आओगे सुकून से, लिख के आना अच्छे से, इसमें बयान करना कि इसमें गलती क्या है। डन है? मतलब तो जल्दी पता हो जाएगा जानी, जल्दी से मेरे बच्चों, ताकि प्रॉपर टाइम लेके लिख के लाओ, समझ आए। चलें बेहतरीन है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।